हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 2 के पार्ट 4 में। जी हाँ, जो चैप्टर 4 है दैट इज चैप्टर 2 है जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बुक है एनसीईआरटी क्लास 11th, इसमें जो इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर है दैट इज 1950 से लेकर 1990 उसके हम पार्ट 4 में आज पहुंच चुके हैं। और जो पिछला पार्ट था दैट इज पार्ट 3, उसमें हमने बात की थी एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर कि 1950 से लेकर 1990 के बीच में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे, क्या क्या पॉलिसीज थी जो वो उसमें लाई गई थी। जैसे हमने पढ़ा था अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स कि किस तरीके से जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया। फिर हमने पढ़ा लैंड सीलिंग के बारे में जिस पर एक मैक्सिमम साइज जो था लैंड होल्डिंग का उसके ऊपर एक कैप लगाया गया था। देन हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो यील्ड बढ़ाने की बात की गई थी, जो पैदावार बढ़ाने की बात की गई थी, उसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज़ किया गया, हरित क्रांति आई थी। उसके बाद हमने कुछ बात करी थी सब्सिडीज़ को लेकर कि किस तरीके से सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई और उसको लेकर भी कुछ डिबेट्स वगैरह थे। वो सारी बात हम जो है लास्ट पार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे। इस सीरीज़ में मोस्ट प्रोबेबली आज हो सकता है कि ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए हमारा, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड के बारे में आज बात करनी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको लेकर और जो व्यापार है, ट्रेड है, उसको लेकर। ठीक है, तो जो भी लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जिनको पसंद आ रही है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो लोग यहाँ पर नए हैं, जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, जो पहली बार हमारे वीडियोस कंटेंट देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें सो दैट कि वीडियोज़ के और जो भी अपडेट्स हमारी तरफ से आते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, और बाकी ध्यान रखिए कि कमेंट करना सभी लोगों को ज़रूरी है ताकि हम लोगों को ये पता लग सके कि आप में से कौन ऐसे हैं जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। ठीक है, और यकीन मानिए कि वो जो मैं ये बात बता रहा हूँ कि रेगुलर व्यूअर्स आप अगर बनेंगे तो उसका कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे, तो ये कोई हवाई बातें नहीं है। इसका फ़ायदा आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा और हम यकीन मानिए कि आप लोगों का जो नाम वगैरह है, जो रेगुलर व्यूअर्स हमारे हैं, जो हमें पता लग रहे हैं, वो हम नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, कभी होगा तो आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन कौन है, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि यही एक जरिया है, यही एक माध्यम है जिससे हमें पता लग सकता है कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। क्योंकि लाइक अगर आप वीडियो करते हैं तो लाइक करके नहीं पता लगेगा, है ना। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। ठीक है, चलिए, और वीडियोस आपको आई थिंक पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ये भी हमें बताइएगा कि वीडियोस आपको किस तरीके के लग रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है दैट इज पार्ट 4 के साथ। चलिए बुक की तरफ चलेंगे अपने। देखिए, आज हमें बात करनी है इंडस्ट्री एंड ट्रेड को लेकर। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी कि जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये चीज़ पाई है कि जो पुअर नेशन है, यानी कि जो गरीब राष्ट्र है, वो तरक्की तभी कर सकता है, वो प्रोग्रेस तभी कर सकता है जब वहाँ पर क्या होगा, गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। यानी कि जब उस देश में जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अच्छा होगा। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। ऐसा क्यों दिया गया है कि प्रोग्रेस तभी हो सकती है अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा होगा तो? क्योंकि उसका कारण यह है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो रोजगार प्रोवाइड करता है, और जो कि कैसा है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर भी तो रोजगार दे रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो रोजगार है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज के कंपेरिजन में थोड़ा सा अनस्टेबल है। ठीक, दूसरा जो कारण है, इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है, मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करता है और प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि को ये लेके आता है। ठीक, इट इज फॉर दिस रीजन दैट द 5 years प्लान्स प्लेस्ड अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया है पंचवर्षीय योजनाओं में। ठीक है, 5 year प्लान्स में। You might have studied in the previous chapter that at the time of independence, the variety of industries was very narrow. ये हमने पढ़ा था कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय जो वेराइटीज थी इंडस्ट्रीज की वो बहुत कम थी। क्या क्या थी ये भी हमने पढ़ा था, कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड जूट। ठीक है, देयर वर 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील प्लांट्स, एक था जमशेदपुर में और दूसरा था कोलकाता में। बट ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इफ द इकोनॉमी वॉज टू ग्रो। क्योंकि मेन मुद्दा ये था कि इंडस्ट्रीज की वैरायटी को बढ़ाना था। क्योंकि अभी तक हमें पता था कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल्स और जूट की इंडस्ट्रीज यहाँ पर हुआ करती थी, और अगर हम बात करें आयरन और स्टील फर्म्स की तो वो भी सिर्फ 2 ही हुआ करते थे, एक जमशेदपुर में और दूसरा कोलकाता में। तो अगर हमें इकोनॉमी को बढ़ाना था, अगर इकोनॉमी का हमें ग्रोथ चाहिए था, विकास चाहिए था, तो उसके लिए हमें वेराइटीज ऑफ इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पब्लिक एंड
private sectors in Indian industrial development. देखिए, the big question facing the policymakers was what should be the role of government and the private sector in industrial development. अब ये तो बात पक्की थी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता तो है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में विकास तो करना है, लेकिन अब उसमें बात यही थी, और आपको ये पता है कि इंडिया ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी था और जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी था। तो अब ये मुद्दा आता है पॉलिसी मेकर्स के सामने, ये सवाल खड़ा होता है कि इन दोनों जो सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर आप कहें या प्राइवेट सेक्टर कहें, इनका रोल क्या होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उस समय जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल वेंचर्स में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, ठीक है, निवेश कर सके। Nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they had the capital to do so. लेकिन अगर किसी के पास कैपिटल थी भी तब भी वो इतना ज़्यादा इच्छुक नहीं था कि वो उस पैसे को क्या करे, मतलब पैसे को इन्वेस्ट करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करे। क्यों? क्योंकि जो मार्केट था वो बहुत छोटा था, ठीक है, मार्केट जो था दैट वाज नॉट बिग इनफ। अगर आप सामान बना भी देते हैं, आपको इंडस्ट्री सेटअप करके आप कोई सामान बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जब तक आपको पता है कि उसकी मार्केट नहीं है, यानी कि वो सामान बिकेगा नहीं, तो आप बनाएंगे नहीं, है ना, कोई अपना नुकसान करने के लिए थोड़ी बनाएगा। तो यही बात यहां पर बताई गई है। आगे देखिए, इट इज प्रिंसिपली फॉर दीज रीजंस दैट द अर्स्टवाइल गवर्नमेंट्स हैड टू प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इन्हीं कारणों की वजह से क्या था कि जो उस समय की सरकारें हुआ करती थी उनको एक एक्सटेंसिव रोल प्ले करना पड़ता था ताकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको प्रमोशन मिल सके, उसको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। In addition, the decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of the government controlling the commanding heights of the economy, as the second 5-year plan put it. ठीक है, अब यहां पर लिखा गया है कि इंडियन इकोनॉमी को अगर सोशलिस्ट लाइंस पर डेवलप किया जाए, ठीक है, इन एडिशन द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन द सोशलिस्ट लाइंस, यानी कि सोशलिस्ट लाइंस का मतलब क्या है, वही कि जो सारा का सारा रिसोर्सेज है, ठीक है, वो किसके हाथ में रहेंगे, वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या हुआ कि गवर्नमेंट का कंट्रोल जो था वो काफी हद तक बढ़ गया, ठीक है, और ये चीज जो है सेकंड 5-ईयर प्लान जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें मेंशन की गई है, ठीक है। यहां पर ये चीज दी भी गई है, देखिए, दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दोज इंडस्ट्रीज दैट वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी, यानी कि ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं जो इकोनॉमी के लिए, जो अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, वाइटल है, उन पर सरकार का पूरा कंट्रोल होगा, कंप्लीट कंट्रोल, ठीक। द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज ऑफ द पब्लिक सेक्टर विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी होंगे लेकिन पब्लिक सेक्टर का जो रोल होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मेजर रोल होगा, ठीक है। अगला इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, दैट इज IPR 1956, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, in accordance with the goal of the state government controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy resolution of 1956 was adopted, ठीक है। कि अब इसमें क्या था कि जो बात की जा रही थी कि सोशलिस्ट लाइंस पर अगर इकोनॉमी को डेवलप किया जाएगा तो जो स्टेट का रोल है वो क्या होगा कि वो अब जो नियंत्रण करेगा वो काफी हद तक करेगा, ठीक है। तो उसी के लिए बेसिकली जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था 1956 का, उसको अडॉप्ट किया गया। दिस रिजोल्यूशन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द सेकंड 5-ईयर प्लान, ठीक है, और इसने इसी की वजह से क्या हुआ, मतलब यही बेस बना किसका, सेकंड 5-ईयर प्लान या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस फॉर द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। तो वही बात है कि यहां पर सोशलिस्ट पैटर्न को लेकर बात की जा रही थी, ठीक है। दिस रिजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज। इस रिजोल्यूशन ने क्या किया कि इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज्ड इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ये जो पहली कैटेगरी है इसमें वो इंडस्ट्रीज थी जो एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जिनको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जिनको ओन कर सकती है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है दोनों है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो ज्यादा है, ठीक है। विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स, अगर नई यूनिट स्टार्ट करनी है तो उसमें बेसिकली गवर्नमेंट का रोल जो है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी वो है कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। यानी कि पहला आप समझ गए कि पहला जो है सोल, पूरा का पूरा जो अधिकार है
वो किसके पास था? पब्लिक सेक्टर के पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। दूसरा था जिसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो थोड़ा सा कम था, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यह अधिकार था कि वो नई यूनिट्स को शुरू कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर उसमें नहीं कर सकता था, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी वो थी जिसमें जो बाकी बची हुई इंडस्ट्रीज थी जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में नहीं है, और ये सारी की सारी क्या होंगी? इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Although there was a category of industries left to the private sector, the sector was kept under state control through a system of licenses. अब यहां पर भी देखिए गवर्नमेंट का रोल फिर से है कि भले ही जो तीसरी कैटेगरी की बात की जा रही है कि जिसके अंडर में जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर में होंगी, लेकिन वहां पर भी एक लाइसेंस सिस्टम लगाया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी नई इंडस्ट्री जो है, प्राइवेट सेक्टर जो है, वो कोई भी नई इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर सकता जब तक उसको सरकार से लाइसेंस नहीं मिलेगा। This policy was used for promoting industry in backward regions, as it was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area. तो बेसिकली इसको करने के पीछे सरकार का मकसद ये था कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज हैं, जो रीजन्स हैं, जहां पर बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों से जो पिछड़े हुए जगह हैं, इलाके हैं, ठीक है, वहां पर बेसिकली क्या था कि उन जगहों पर अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वहां के लिए लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता था। तो इसलिए ये जो प्रावधान था, ये जो प्रोविजन था, ये इसलिए लाया गया था, ठीक है। आगे देखिए, इन एडिशन such units were given certain concessions such as tax benefits and electricity at lower tariff. The purpose of this policy was to promote regional equality, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पिछड़े हुए इलाकों की बात की जा रही है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज की, वहां पर फायदा एक तो ये था कि लाइसेंस आसानी से मिल जाता था, और दूसरा फायदा ये था कि कुछ कंसेशंस वगैरह जो थे, जो कुछ छूट वगैरह थी, वो वहां पर दी जाती थी। जैसे कि टैक्स में फायदा होते थे, टैक्स बेनिफिट, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती थी कम दाम पे, लोअर टैरिफ पे, ठीक है। और ये बेसिकली सबका सब क्यों किया जा रहा था? ताकि रीजनल जो है वो इक्वालिटी आ सके। नहीं तो क्या होगा कि अगर पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं होगी तो वो इलाके जो है बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे, ठीक है। फिर वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह में परेशानी आती है, फिर वहां से आप देखेंगे कि माइग्रेशन वगैरह की जो समस्याएं हैं वो निकल के आती हैं। तो सारी की सारी चीजें एक दूसरे से आप कह सकते हैं एक तरीके से लिंक्ड है या रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये तो बात थी कि इंडस्ट्रीज अगर नई सेटअप करनी है तो क्या प्रोसीजर है। दूसरा दिया गया है कि इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट और फॉर डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन। यहां पर देखिए दो चीजें हैं। पहला तो यह है कि अगर इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना है तो भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, और एक्सपेंड करने का मतलब है दो तरीके से। या तो आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं ए, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री है, कोई ए प्रोडक्ट बनाती है, उसकी आपको 100 यूनिट बनाने की अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आप चाहते हैं कि 200 यूनिट बनाना है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज। और अगर आप कहते हैं कि मैं ए प्रोडक्ट के साथ साथ बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट भी बनाना चाहता हूं, मतलब मैं अपनी इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, ठीक है, तो तब भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां पर दिया गया है यही चीज कि लाइसेंस फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट और फॉर डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ न्यू वैरायटी ऑफ गुड्स। This was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required. तो बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि एक चेक लगाया जा सके कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स बन रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, वो उससे ज्यादा ना हो जाए जिसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, ठीक है, कि जिसकी इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट है उतना ही सामान बने, एक्स्ट्रा जो सामान है, जो प्रोडक्शन है, वो ना हो, ठीक है। आगे है कि लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड that the economy required a larger quantity of goods, ठीक है। एक्सपेंड प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो मैं बता रहा हूं 100 यूनिट से 200 यूनिट अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपको जो परमिशन है या वो लाइसेंस जो है वो केवल तभी मिलेगा जब सरकार इस बात को लेकर संतुष्ट होगी कि हाँ ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत है, ठीक है, अदरवाइज वो लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन 1955 The Village and Small Scale Industries Committee, also called the Karve Committee, noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development, ठीक है। इस कमिटी ने क्या देखा कि जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इनका यूज करके बेसिकली क्या किया जा सकता है कि जो रूरल डेवलपमेंट है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है वो किया जा सकता है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit, ठीक है। जैसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है,
ठीक है, उसके आधार पर ये जो इंडस्ट्रीज थी उसको डिफाइन किया जाता था एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। In 1950, a small scale industrial unit was one which invested a maximum of rupees 5 lakh. ठीक है, at present the maximum investment allowed is rupees 1 crore. ठीक है, ये तो डेटा दिया गया बुक के अकॉर्डिंग। मैं आपसे पूछता हूं कि अभी मुझे आप बताइए कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो कैसे डिफाइन की जाएगी। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात की जा रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे आप, मतलब क्या वैल्यू है उसकी। ठीक है, समझ पाए क्वेश्चन कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसको डिफाइन किया जाता है बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो एसेट्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसके आधार पर। तो आज की डेट में क्या है वो आप बता दीजिएगा। इसमें दिया गया है कि 1950 के आधार पर वो था 5 लाख रुपए। ठीक है, और आज की डेट में इसमें लिखा है 1 करोड़ रुपए। तो आप बताइएगा कि 1 करोड़ रुपए जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो सही है या कुछ और वैल्यू है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सवाल है, ये आप देख के बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज बिलीव्ड that small scale industries are more labor intensive, that is they use more labor than the large scale industries and therefore generate more employment। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से फायदा क्या होगा कि वहां पर ज्यादा लेबर लगती है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्योंकि मशीन्स वगैरह ज्यादा नहीं होती है तो वहां पर मोस्ट ऑफ द जो काम है, जो ज्यादा से ज्यादा काम होता है वो लेबर द्वारा ही किया जाता है या मैन पावर द्वारा किया जाता है। तो इसलिए उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा, लोगों को ज्यादा क्या मिलेगा, रोजगार। ठीक है, मोर एम्प्लॉयमेंट। बट दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट compete with the big industrial firms. It is obvious that development of a small scale industry requires them to be shielded from the large firms. लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम थी, अब वहां पर लेबर इंटेंसिव ज्यादा है तो वहां पर क्या है कि जो बिग इंडस्ट्रीज हैं वो उनसे कंपटीशन नहीं कर सकती थी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट भी वो वैसे नहीं बना सकती थी, मतलब बड़े प्रोडक्ट अब नहीं बना सकते अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप कार तो बनाएंगे नहीं, है ना। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई छोटा सामान ऐसा है भी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी बना रही है तो फिर भी उसमें जो क्वालिटी वगैरह है वो उसके बेसिस पे भी आप कंपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना था तो उसके लिए क्या करना था कि उनको जो बड़े फर्म्स हैं उनसे बचा के रखना था, उनसे शील्ड करके रखना था। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया देखिए। फॉर दिस पर्पस the production of a number of products were reserved for the small scale industry. The criteria of reservation being the ability of these units to manufacture the goods. तो क्या किया गया कि कुछ सामान, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कि जैसे ये सामान ए बी सी है। ठीक है, तो उसमें बता दिया गया कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 3 सामान है ए बी और सी, तो ये बोल दिया गया कि ये जो ए और बी है ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले ही बनाएंगे। ठीक है, ये चीज बता दी गई। और ये ए और बी कैसे डिसाइड किया गया, ये उनकी एबिलिटी को देख के डिसाइड किया गया कि क्या वो ए और बी प्रोडक्ट जो है या गुड जो है वो बना सकते हैं या नहीं। अगर वो बना सकते हैं तो ए और बी को जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, आगे दिया गया है कि दे वर ऑल्सो गिवन कंसेशंस सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो उनको कंसेशन जो थे, छूट जो थी वो भी दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये चीज क्या है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इंडिया अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी। ठीक, इन द फर्स्ट 7 प्लान्स ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। टेक्निकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक, दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो हम बात कर रहे थे सेल्फ रिलायंस की, है ना, कि किस तरीके से जो बाहर से इंपोर्ट आ रहा है उसको कम करना है और उसको रिप्लेस करना है विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन अ फॉरेन कंट्री, इंडस्ट्रीज वुड बी एनकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, इसी के लिए बेसिकली आप एक चीज कह सकते हैं, आज की डेट में अगर आप बात करें तो एक स्कीम है दैट इज मेक इन इंडिया, है ना। वो यही काम बेसिकली करती है कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, फॉरेन इंडस्ट्रीज, उनको ये बोला जाता है कि यू सेटअप योर इंडस्ट्रीज इन इंडिया और आप इंडिया में सामान को बनाइए। ठीक है, उसका एक फायदा क्या होगा जो हमने बात की थी, अगर आपको थोड़ा सा अभी तक आइडिया लग चुका है चीजों का तो आप इसको बता सकते हैं कि इस तरीके से, चाहे वो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या फिर मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है वो है, इससे क्या होगा कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि GDP का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। ठीक है, और जितना भी सामान देश में बनेगा,
चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो गुड्स हो, वो देश की जीडीपी को बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए ये चीजें खैर थोड़ा सा बाद में हम लोग देखेंगे और अच्छे से डिटेल में। फिलहाल आप यहां पर समझ गए कि यहां पर क्या करना था कि फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से जो चीजें इंपोर्ट हो रही थी उसको कम करना था और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था। इसके लिए यही बात की गई थी कि इंडस्ट्रीज, जो फॉरेन इंडस्ट्रीज है उनको ये बोला जाए टू प्रोड्यूस इन इंडिया। इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये चीज करनी भी जरूरी थी, ठीक है, कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जाए। क्यों? देखिए, प्रोडक्शन किया कैसे गया, प्रोडक्शन किया क्यों गया, इसका मतलब तो साफ है, ये हम पहले से देखते आए हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर मान लीजिए अगर फॉरेन इंडस्ट्रीज से कोई सामान बन के आ रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, और क्वालिटी अच्छी होगी तो उससे क्या होगा कि यहां का सामान जो डोमेस्टिक मार्केट में बना हुआ है वो नहीं बिकेगा, है ना। डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री में बना हुआ सामान है वो नहीं बिकेगा। तो इस तरीके से क्या है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से उतनी ज्यादा डेवलप नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन लगाई गई, अब ये कैसे लगाई गई, देखिए, प्रोडक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टुक टू फॉर्म्स। पहला है टैरिफ्स, दूसरा है कोटास। टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ्स आर अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। तो टैरिफ का मतलब यह है कि कोई अगर मान लीजिए इंपोर्टेड सामान है, कोई सामान अगर बाहर से आ रहा है दूसरे देश से, तो उसके ऊपर आप टैरिफ लगाएंगे। उससे क्या होगा कि उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। अब रेट बढ़ेगा तो फिर जनरली उसका जो बिक्री है वो डोमेस्टिक मार्केट में उतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, दूसरा होता है कोटास। कोटास का मतलब क्या है कि स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इंपोर्टेड, यानी कि अब यहां पर यह बताया जाएगा कि सामान कितनी मात्रा में खरीदा जा सकता है, मतलब इंपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज कोटास। तो द इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स एंड कोटास इज दैट दे रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट है उसको रेस्ट्रिक्शन लगेगी उसके ऊपर, ठीक है, पाबंदी लगेगी बहुत ज्यादा। अब आप खुले तरीके से कह सकते हैं कि इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि टैरिफ लगा हुआ है, तो वो सामान जो है वो बिकना नहीं है, पहली चीज डोमेस्टिक मार्केट में। और दूसरा यह है कि कोटे का मतलब यह है कि अब सामान जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में ही इंपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन वॉज बेस्ड ऑन द नोशन that industries of developing countries were not in a position to compete against the goods produced by more developed economies। यही चीज मैं बता रहा हूं कि जो सामान बाहर से डेवलप्ड कंट्रीज से बन के आएगा उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होगी। और ये उस समय माना जाता था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो विकासशील देश है, उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी ज्यादा, अभी कह सकते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं बना रही थी कि वो डेवलप्ड कंट्रीज की इंडस्ट्रीज के सामान जो बना हुआ है उससे कंपीट कर पाए। ठीक है, इट वॉज एज्यूम्ड दैट इफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड दे वुड लर्न टू कम्पीट इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो ये चीज बताई गई थी कि अगर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अगर थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाए मतलब इसी तरीके से ट्रेड जो टैरिफ है, जो कोटा है, वो सब लगा के, तो धीमे धीमे वो कंपटीशन में आएंगे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ साथ। ठीक है, our planners also feared the possibility of foreign exchange being spent on import of luxury goods if no restrictions were placed on imports। ये तो बात थी कि जितना सारा सामान यहां पर इंपोर्ट होगा उतना क्या होगा कि हमारा जो कंट्री का पैसा है वो बाहर जाएगा, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, देश में जो रिजर्व है वो कम हो जाएगा। ठीक है, nor was any serious thought given to promote exports until the mid 1980s। ठीक है, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात यहां पर कुछ 1980 के मिडिल तक नहीं की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जो पॉलिसीज बनाई गई, जो नीतियां बनाई गई, उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ा ये देखिए। द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स वर इंप्रेसिव इंडीड। ठीक है, जो अचीवमेंट थी वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम 13% in 1950-51 to 24.6% in 1990-91। तो आप देख सकते हैं कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो 1950-51 में सिर्फ 13% था। ठीक है, और 90 में अगर आप जाके देखें, 90-91 में तो वो 24% हो गया, यानी कि काफी ज्यादा जो था वो बढ़ गया। ठीक है, the rise in the industry's share of GDP is an important indicator of development। The 6% annual growth rate in the industrial sector during the period is commendable। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ रेट जो था, जो विकास दर थी, वो 6% थी सालाना। ठीक है, साल भर में। No longer was Indian industry restricted largely to cotton textiles and jute।
इन फैक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990। जैसे हमने देखा कि 1950 में यहां पर सिर्फ जूट और कॉटन टेक्सटाइल की मिल्स हुआ करती थी, लेकिन 1990 आने तक अब क्या हुआ है कि इंडस्ट्रीज यहां पर और भी बहुत सारी हो गई हैं, डाइवर्सिफाई हो गई है, लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। और ये सारा का सारा हुआ है पब्लिक सेक्टर की वजह से, ठीक है। द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into business, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हुआ कि उन लोगों को भी मौका मिला, उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज मिली जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था कि वो बड़े फर्म्स नहीं खोल सकते थे, ठीक है। And production from foreign competition enabled the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sector which otherwise could not have developed। तो जो हमारा फॉरेन कंपटीशन जो प्रोडक्शन किया गया उससे क्या फायदा हुआ, उससे ये फायदा हुआ कि इंडिजीनियस जो इंडस्ट्रीज थी इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, वो डेवलप हुई। अगर प्रोटेक्शन नहीं लगता, यानी कि अगर जो फॉरेन से सामान आ रहा है अगर वो वैसे ही आता रहता, तो क्या होता कि फिर ये जो चीजें हैं, फिर ये चीजें यहां पर नहीं हो पाती, मतलब ये जो इंडस्ट्रीज यहां पर डेवलप हुई, फ्लरिश हुई, ये नहीं हो पाती, ठीक है। In spite of the contribution made by the public sector to the growth of Indian economy, some economists are critical of the performance of many public sector enterprises, ठीक है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने बेसिकली इस पर सवाल भी खड़े किए थे। It was proposed at the beginning of this chapter that initially public sector were required in a big way, ठीक है। पहले ये माना जाता था कि पब्लिक सेक्टर की जो जरूरत है वो बहुत बड़े स्तर पर है। इट इज नाउ वाइडली हेल्ड दैट स्टेट एंटरप्राइजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफन मोनोपोलाइजिंग देम, ऑल्दो दिस वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। यानी कि ऐसा किया जा रहा था कि पब्लिक सेक्टर कुछ चीजों का जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ अपने हाथ में रखती थी, मतलब वो सिर्फ जो चीजें हैं वो पब्लिक सेक्टर ही उसको प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अब ये चीजें जो थी वो ज्यादा जरूरत उनकी नहीं थी। जैसे देखिए, एन एग्जाम्पल इज द प्रोविजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, जो हमारी दूरसंचार सेवाएं थी वो। दिस इंडस्ट्री कंटिन्यूड टू बी रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर इवन आफ्टर इट वाज रियलाइज्ड दैट प्राइवेट सेक्टर फर्म कुड आल्सो प्रोवाइड इट, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली थी कि अब ये पता लगने लग गया था धीमे धीमे कि कौन सा सेक्टर है या कौन सी इंडस्ट्रीज है जिस पे प्राइवेट सेक्टर काम अच्छे से कर सकती है, लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी कुछ सेक्टर ऐसे थे या कुछ सर्विसेज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर के पास रिजर्व रखी गई, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है, ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन इवन टिल द लेट 1990s वन हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ टेलीफोन कनेक्शन, ठीक है। ये इसीलिए होता था क्योंकि ये सारा का सारा जो था वो गवर्नमेंट के उसमें था, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, अनदर इंस्टेंस कुड बी the establishment of modern bread, a bread manufacturing firm, as if the private sector could not manufacture bread, ठीक है। तो ये भी जो था ये पब्लिक सेक्टर के उसमें था पहले। In 2001 this firm was sold to the private sector, 2001 में ये जो फर्म है प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गई। The point is that after 4 decades of planned development of Indian economy, no distinction was made between what the public sector alone can do and what the private sector can also डू, ठीक है। तो इस समय पे बेसिकली क्या था कि 4 दशक बीत जाने के बाद भी, ठीक है, कि जो प्लान डेवलपमेंट चल रहा था इंडियन इकोनॉमी का उसके 4 दशक बीत जाने के बाद भी ये डिस्टिंक्शन नहीं किया गया कि क्या चीज ऐसी थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकता था और क्या ऐसा था कि जो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता था, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाइज नेशनल डिफेंस, ठीक है। जो आज के देश में भी जो डिफेंस है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास है। एंड इवन दो द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज होटल्स वेल, येट द गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स होटल्स, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में होटल्स भी हैं, पब्लिक सेक्टर के भी होटल्स हैं गवर्नमेंट के। दिस हैज लेड टू सम स्कॉलर्स टू आर्ग्यू दैट द स्टेट शुड गेट आउट ऑफ एरियाज विच द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज एंड द गवर्नमेंट मे कंसंट्रेट इट्स रिसोर्सेज ऑन इंपॉर्टेंट सर्विसेज विच द प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट प्रोवाइड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे डिफेंस की बात की गई है तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर उस पर रोल उसका नहीं है। अब लेकिन अगर होटल्स जैसे इंडस्ट्री की बात आती है तो यहां पर गवर्नमेंट का भी है रोल और प्राइवेट का भी है। तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट है, जो स्कॉलर्स है, उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ऐसे सेक्टर्स को बिल्कुल प्राइवेट के लिए छोड़ देना चाहिए जिसको प्राइवेट सेक्टर जो है वो बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और पूरे अपने दम पे मैनेज कर सकते हैं।
और गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए कि जो अपना रिसोर्सेज है, जो अपने संसाधन है, उनको उन जगहों पर लगाना चाहिए, उन सर्विसेज में लगाना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर जिनको नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स इनकर्ड ह्यूज लॉसेस बट कंटिन्यूड टू फंक्शन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इवन इफ इट इज अ ड्रेन ऑन द नेशंस लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, कुछ पब्लिक सेक्टर ऐसे थे जिनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को बंद करना इतना आसान नहीं होता है। दिस डज नॉट मीन दैट द प्राइवेट फर्म्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। तो इसका यह भी मतलब नहीं है कि जो प्राइवेट फर्म्स है वो हमेशा मुनाफा ही कमा रहे होंगे। ठीक है, इंडीड क्वाइट अ फ्यू ऑफ द पब्लिक सेक्टर फर्म्स वर ओरिजिनली प्राइवेट फर्म्स विच वर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर ड्यू टू लॉसेस, तो दे वर देन नेशनलाइज्ड टू प्रोटेक्ट द जॉब्स ऑफ द वर्कर्स। तो बेसिकली ये बात बोली गई है कि अगर कोई पब्लिक अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर की कोई अंडरटेकिंग है या कोई गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, तो उसको बंद करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अगर भले ही वो नुकसान में चल भी रही हो तब भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी सारे प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनमें हमेशा फायदा ही हो रहा है। तो यहां पर यह बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि पहले जो काफी सारे फर्म्स थे, जो आज की डेट में आप देख रहे हैं कि काफी सारे पब्लिक फर्म्स हैं, वो पहले प्राइवेट हुआ करते थे। ठीक है, और वो नुकसान की वजह से उनका क्या हाल था कि वो बंद होने की कगार पे थे, तो उनको प्राइवेट से पब्लिक बनाया गया। मतलब उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उनको खरीदा। ठीक है, और उनको पब्लिक बनाया गया ताकि जो लोगों की जॉब वगैरह है वो ना जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए सेक्टर बंद हो जाता है, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो लोगों की नौकरी चली जाएगी, है ना। अब प्राइवेट का तो क्या है कि प्राइवेट तो हमेशा अगर नुकसान हो रहा है तो प्राइवेट फर्म तो उसको नहीं चला सकती, भले ही गवर्नमेंट उसको चला ले, लेकिन प्राइवेट नहीं चला सकती, है ना। तो इसलिए क्या किया गया कि जो प्राइवेट फर्म्स थी जिनका नुकसान हो रहा था, जिनमें बहुत सारा, उनको पब्लिक बना लिया गया, उनको नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि अभी पिछले कुछ समय पहले बैंकिंग सेक्टर में भी हुआ था, नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, 2-3 बैंक को आपस में मर्ज कर दिया गया था, वो भी बेसिकली यही कुछ रीजन उसके पीछे भी था। ठीक है, चलिए। However, a loss-making private firm will not waste resources by kept running despite the losses। यही मैं बोल रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर जो है इस तरीके का काम नहीं करेगा कि नुकसान हो भी रहा है और वो चीजों को लगातार चलाते भी जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। The need to obtain a license to start an industry was misused by industrial houses। जो लाइसेंस लेकर बिजनेस स्टार्ट करने की, इंडस्ट्री स्टार्ट करने का जो प्रोविजन था, उसको बेसिकली कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस ने क्या किया, उसका मिसयूज किया, उसका दुरुपयोग किया। A big industrialist would get a license not for starting a new firm but to prevent competitors from starting new firms। अब देखिए यहां पर भी इन्होंने क्या, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खेल किया। जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि लाइसेंस ले लिया। अब लाइसेंस लेने के बाद नई इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट नहीं की, और उन्होंने लाइसेंस क्यों लिया, ताकि जो उनका कोई एक कंपटीटर है वो नया फर्म ना खोल सके, इसके लिए उन्होंने लाइसेंस जो था वो ले लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, द एक्सेसिव रेगुलेशन of what came to be called as the permit license raj prevented certain firms from becoming more efficient। तो इस चीज का यहां पर परमिट लाइसेंस राज लगाकर यहां पर इन चीजों को थोड़ा सा देखा गया। More time was spent by industrialists in trying to obtain a license or lobby with the concerned ministries rather than on thinking about how to improve their products। तो बेसिकली ये चीज थी कि लाइसेंस वगैरह लेने को लेकर जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने मंत्रालयों के साथ ज्यादा साठगांठ बिठानी शुरू करी। ठीक है, और ज्यादा समय जो था वो इस चीज में लगाया, और ये चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया कि किस तरीके से जो उनका प्रोडक्ट है उसको सुधारा जा सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, द प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन वाज आल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर इट प्रूव टू डू मोर हार्म देन गुड। ठीक है, कि जो प्रोटेक्शन किया जा रहा था फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, और किस बेसिस पे किया गया कि वो इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर इट प्रूव टू डू मोर हार्म देन गुड, यानी कि वो नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है, फायदा कम पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी उसको यूज किया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है। तो इस बेसिस पे इसका क्या किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया। ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स द इंडियन कंज्यूमर्स हैड टू परचेज वट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस। क्योंकि अब इंपोर्ट तो था नहीं, इंपोर्ट के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, तो इसलिए जो इंडियन कंज्यूमर्स थे, जो भारतीय उपभोक्ता थे, उनको वो सामान खरीदना पड़ता था जो भी आपका इंडियन प्रोड्यूसर्स बना रहे थे। द प्रोड्यूसर्स वर अवेयर दैट दे हैड अ कैप्टिव मार्केट। अब प्रोड्यूसर्स को यहां से क्या पता लगा, देखिए कंपटीशन खत्म करने का मकसद कुछ और था। मकसद ये था कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप करेंगी, लेकिन यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इसका गलत तरीके से फायदा उठाया। अब उनको ये पता है कि हमारे पास मार्केट तो है ही, क्योंकि जो यहाँ के कंज्यूमर्स हैं उनके पास कोई और ऑप्शन तो था ही नहीं सामान खरीदने का। अब तो वो वही खरीदेंगे जो इंडियन मार्केट में, मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज में बन रहा है, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो।
ठीक है, तो ये यहां पर एक प्रॉब्लम थी। सो दे हैड नो इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। तो यही बात थी कि उनको इस चीज की कोई जरूरत भी नहीं महसूस हुई कि क्वालिटी ऑफ जो गुड्स के सामान की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको पता है कि कंज्यूमर्स के पास क्या है, कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो वही खरीदेंगे जो हम बना के बेचेंगे, है ना। तो वाई शुड दे थिंक ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी व्हेन दे कुड सेल लो क्वालिटी आइटम्स एट अ हायर प्राइस। वही बात है। तो कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट फोर्सेस आवर प्रोड्यूसर्स टू बिकम मोर एफिशिएंट। तो इसलिए जो कंपटीशन है वो अच्छा होना चाहिए, इसीलिए अच्छा होना चाहिए, उससे क्या होता है कि आदमी की खुद की जो एफिशिएंसी है वो बनी रहती है और वो हमेशा अपने सामने वाले से या अपने कंपटीटर से अच्छा करने की कोशिश में और ज्यादा इंप्रूव करता रहता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। A few economists also point out that the public sector is not meant for earning profits but to promote the welfare of the nation। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि जो पब्लिक सेक्टर है वो इसलिए नहीं है कि वो मुनाफा कमाए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर किसके लिए है? वो नेशन के वेलफेयर के लिए है। ठीक है, द पब्लिक सेक्टर फर्म्स ऑन दिस व्यू शुड बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट टू विच दे कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड नॉट ऑन द प्रॉफिट्स दे अर्न। तो ये चीज बोली गई कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका इवेल्युएशन, उनका आकलन इस बेसिस पे होना चाहिए कि वो देश के कल्याण में या पीपल के वेलफेयर में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्कि ये नहीं देखना चाहिए कि उनका प्रॉफिट कितना है। ठीक है, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन सम इकोनॉमिस्ट होल्ड दैट वी शुड प्रोटेक्ट अवर प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एज लॉन्ग एज द रिच नेशंस कंटिन्यू टू डू सो। ठीक है, यानी केवल तभी तक प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए जब तक जो अमीर देश है वो ऐसा कर रहे हैं। ओइंग टू दीज कन्फ्लिक्ट्स इकोनॉमिस्ट कॉल्ड फॉर अ चेंज इन अवर पॉलिसी। तो ये सारी चीजों के बाद बेसिकली इकोनॉमिस्ट ने ये बोला कि हमारी जो पॉलिसीज है उसमें अब चेंज होना चाहिए। दिस अलॉन्ग विद अदर प्रॉब्लम्स लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। तो यही सारी जो प्रॉब्लम्स थी और कुछ और प्रॉब्लम्स थी, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो लानी पड़ी 1991 में। इसीलिए हमने यहां पर बात करी है 1950 से लेकर 1990 तक की। अब जब 1991 होगा तो वहां पर पॉलिसी जो है वो फिर चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए पूरे के पूरे चैप्टर को इसके बाद लास्ट में कंक्लूड किया गया है और क्या दिया गया है, देखिए द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स वाज इंप्रेसिव इंडीड। जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी जो प्रोग्रेस थी, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स, जो पहले 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें जो परफॉर्मेंस थी या प्रोग्रेस थी वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। ठीक है, देखिए आवर इंडस्ट्रीज बिकेम फार मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू द सिचुएशन एट इंडिपेंडेंस। हमने बताया कि उस समय हमारे पास सिर्फ जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल्स हुआ करते थे, लेकिन अब उसमें और ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड हो गए। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज क्या हुई? डाइवर्सिफाई हुई। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन थैंक्स टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया, हरित क्रांति जो आई, उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो था वो बढ़ा, प्रोडक्टिविटी जो थी वो बढ़ी, प्रोडक्शन जो था वो बढ़ा। उससे क्या हुआ कि अब हमें फूड के मामले में, ठीक है, खाद्य के मामले में अब हम क्या हो गए? सेल्फ सफिशिएंट हो गए कि अब हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक, लैंड रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन द एबॉलिशन ऑफ द हेटेड जमींदारी सिस्टम। तो जो जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी प्रथा थी, वो खत्म हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ कि मैनी इकोनॉमिस्ट बिकेम डिससेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस को लेकर काफी सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो नाखुश थे, डिससेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे। ठीक है, एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या कर रखा था कि एक्सेसिव कंट्रोल लगा के रखा था, एक्सेसिव रेगुलेशंस लगा के रखे थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप जो थी वो डेवलप ज्यादा नहीं हो पाई, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस Indian producers were protected against foreign competition and this did not give them the incentive to improve the quality of goods that they produced। तो ये वही चीज बोली गई है कि जब फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक मार्केट को या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया था, वो किस नाम पे किया गया था? ताकि हम हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं हम उनको सेल्फ रिलायंट बना सकें, आत्मनिर्भर बना सकें। लेकिन उस इंडस्ट्रीज जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया। गलत फायदा इस तरीके से उठाया कि उन्होंने कभी भी अपने सामान की क्वालिटी को इंप्रूव करने की तरफ को ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि उनको एक ऐसा मार्केट मिल चुका था जिसमें उन्हें पता था कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास हमारा सामान खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो
फॉरेन कंपटीशन से प्रोडक्शन था, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उससे कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ, क्योंकि उनको जो सामान था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन पॉलिसीज जो थी दे वर इनवर्ड ओरिएंटेड दैट फेल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। वहां पर क्या था कि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो ज्यादा नहीं था, मतलब एक्सपोर्ट सेक्टर जो था वो डेवलप नहीं हो पाया। और इनवर्ड ओरिएंटेड थी मतलब जितना भी जो चीजें बन रही थी वो सिर्फ और सिर्फ देश में ही कंज्यूम करने के लिए बनाई जा रही थी। द नीड फॉर रिफॉर्म of the economic policy was widely felt in the context of changing global economic scenario, and the new economic policy was initiated in 1991 to make Indian economy more efficient। ठीक है, तो यहां पर क्या था कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो रिफॉर्म्स थे, ठीक है, उनमें मतलब रिफॉर्म किए जाने लगे कि अब क्या है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो है उसको देखते हुए अब चीजें जो है वो चेंज की जाएंगी, मतलब की जाने की जरूरत है। और 1991 में जाके जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, नई आर्थिक नीति जो है वो अडॉप्ट की जाएगी। ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है 1991 से। इसको हम जाके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा यही रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं 1991 के बाद, जैसे कि उसमें मेजर है एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये हम होगा अगले चैप्टर से हम इसको यही पढ़ेंगे। तो आई होप ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, कमेंट सभी लोगों को करना है, जिनको कोई क्वेरी है, जिनको कोई डाउट है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, वो लोग तो करेंगे ही, लेकिन बाकी सारे लोग भी कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता लग सके कि आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। ठीक है, हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कोई और बात अगर शेयर करना चाहते हैं, कुछ और चीज बताना चाहते हैं या कुछ चीज और पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।